हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, टीपीए की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो आज की हमारी वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम जाने कि हम और कौन से सेक्शंस लिख सकते हैं सेक्शन नंबर 13 में। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में ये क्वेश्चन आता है, कौन से लैंडमार्क केस पे हम रिलाय कर सकते हैं अपने आंसर को अच्छा और कंप्लीट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, सेक्शन नंबर 13। सो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन का क्या मीनिंग है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 13, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेक्शन नंबर 5 से हम इसको कैसे इंटरलिंक करेंगे और ये कैसे एक एक्सेप्शन कार्व आउट होता है सेक्शन नंबर 5 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबॉर्न पर्सन अंडर सेक्शन 13 ऑफ टीपीए। तो अनबॉर्न पर्सन का मीनिंग होता है एक ऐसा चाइल्ड जो अभी मदर्स वूम में है। तो ऐसा चाइल्ड जिसने अभी वर्डली बर्थ नहीं लिया। जब बच्चा पैदा होता है हम उसको रेफरेंस ले रहे हैं कि वर्डली बर्थ, बट अगर चाइल्ड मदर वूम में है तो हम सेक्शन नंबर 13 को अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि चाइल्ड इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, नॉट इवन इन द मदर्स वूम, तब क्या मैं सेक्शन नंबर 13 लगा सकती हूँ? आंसर इज नो। वहां पर इस सेक्शन का एप्लीकेशन नहीं होगा। सो अनबॉर्न पर्सन का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा चाइल्ड जो मदर्स वूम में है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 पर। सो गाइज, अगर आपने मेरा सेक्शन नंबर 5 पर वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें कुछ जनरल बातें की थी कि एक ट्रांसफर के लिए, एक ट्रांसफर को हम कब बोलेंगे कि दिस इज अ वैलिड ट्रांसफर अंडर टीपीए। तो हमने देखा था कि इट शुड बी ट्रांसफर इंटर वाइवस, इट शुड बी ट्रांसफर इंटर वाइवस, मतलब कि द ट्रांसफर इट शुड टेक प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। बट यहाँ पर तो चाइल्ड का वर्डली बर्थ हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे एक ट्रांसफर कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन? तो हम यहाँ से इस बात को निकालते हैं कि सेक्शन नंबर 13 जो कहता है कि एक ट्रांसफर किया जा सकता है अनबॉर्न पर्सन के फेवर में, ये एक्ट करता है एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। कुछ ज्यूरिस्ट इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। सो दैट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक है। सो अब इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। इसको हम बाद में डील करेंगे। सो गाइज, अब हम आ जाते हैं कि इसकी एसेंशियल्स क्या है कि आप एक ट्रांसफर कर पाओ अनबॉर्न पर्सन के फेवर में। उसके लिए क्या एसेंशियल्स होती हैं कि आप बोलो कि सेक्शन नंबर 13 की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है और ये ट्रांसफर वैलिड है। तो यानी कि अब हम आ चुके हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन अंडर सेक्शन 13। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले वी हैव टू क्रिएट अ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। किसके फेवर में? एक लिविंग पर्सन के फेवर में। जब मैं यहाँ पर कहती हूँ कि हम एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी लिविंग पर्सन के फेवर में, वहीं पर हमारी सेक्शन नंबर 5 की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इसलिए कुछ जूरिस्ट ये भी बोलते हैं कि ये एक्सटेंशन है, बिकॉज कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। और एक्सेप्शन भी आप बोल सकते हो, मैं आपको पहले की स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज एक प्रॉपर्टी कभी भी ओनरलेस नहीं रह सकती। तो जब तक कोई पर्सन बर्थ नहीं लेगा, जब तक एक चाइल्ड का वर्डली बर्थ नहीं होगा, तब तक के लिए प्रॉपर्टी को किसी ना किसी को तो होल्ड करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट दैट अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ओनरलेस, वहां से हम ला रहे हैं किसके कॉन्सेप्ट को? प्रायर लाइफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को। तो आप पहले लिखेंगे कि जस्ट बिकॉज अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ओनरलेस, दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग अ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट इन सेक्शन नंबर 13। अब ये जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है, ये एक इंटरमीडियरी पर्सन है
जो कि होल्ड करता है प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी फॉर द अनबॉर्न पर्सन। व्हाई एज अ ट्रस्टी? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अभी इस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है जब तक अनबॉर्न पर्सन का बर्थ नहीं हो जाता। जैसे ही अनबॉर्न पर्सन का बर्थ हो जाएगा, ये जो ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट है इट विल इमीडिएटली वेस्ट इन हिम। हमें कैसे पता चलता है कि अनबॉर्न पर्सन को ये इंटरेस्ट कब मिलेगा? इसके लिए गाइस हमें करना पड़ेगा रेफर सेक्शन नंबर 20 को। तो आप इसको इंटरलिंक करेंगे कि हमें टीपीए ये भी बताता है कि इंटरेस्ट कब वेस्ट करेगा, इंटरेस्ट कब मिलेगा अनबॉर्न पर्सन को। तो सेक्शन नंबर 20 कहता है कि एन अनबॉर्न पर्सन ही एक्वायर्स interest, vested interest in the property upon his birth unless the contrary intention appears from the deed of transfer। लेकिन अब यहाँ पे देखो, although he may not be entitled to enjoyment thereof, तो गाइस चाहे हम अनबॉर्न पर्सन को पोजेशन ना दे उसके बर्थ पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ओनरशिप का, हम वो उसको दे देंगे। अब चलते हैं दूसरे एसेंशियल पर। तो जब आपने यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, सपोज ए ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और आपने बी के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया हु इज अ लिविंग पर्सन, जो कि एक लिविंग पर्सन है। अब सेकंड जो कंडीशन है वो कहती है कि ये जो ट्रांसफर है इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, दिस शुड बी एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर। इस पे कोई बार नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पार्शियल। मतलब अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एक पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाता है, मीनिंग देयर बाय ऑल द राइट्स इन द प्रॉपर्टी इट विल गेट ट्रांसफर टू हिम ऑन हिज बर्थ। तो ये एब्सोल्यूट इन नेचर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा एसेंशियल्स को पॉइंटर्स में देखते हैं। पहले हमें प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बनाना होगा इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। ये जो प्रायर इंटरेस्ट है इट शुड बी क्रिएटेड इन द सेम ट्रांसफर जिसमें आप अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। सो दीज आर द एसेंशियल्स। आप इन पॉइंटर्स को भी नोट डाउन कर सकते। तो चलिए अब समझते हैं इलस्ट्रेशन को। A transfers property of which he is the owner to B in trust। तो B को हम सिंपली एक ट्रस्टी बना रहे हैं for A and his intended wife। तो अभी शादी हुई नहीं है, intended wife। तो successively for their lives and after the death of the survivor। तो दोनों में से जो ज्यादा जिएगा उसके बाद। तो सपोज A और इनकी शादी हो जाती है W से। तो ये कैसा ट्रांसफर हो रहा है, हम एक चार्ट की हेल्प से समझ रहे हैं। ए की शादी हो जाती है डब्लू से और इनको एक चाइल्ड होता है, उसको ये कह रहे हैं यहाँ पर एल्डेस्ट सन, और उसके बाद इनको एक सेकंड सन होता है, यहाँ पे सेकंड सन। तो ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि ए की जब शादी होगी और उनसे उनको जो सन होगा उनके फेवर में वो कैसा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ। तो यहाँ पे फॉर लाइफ यानी कि एक एब्सोल्यूट नेचर का इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है अनबॉर्न पर्सन के फेवर में। एंड आफ्टर हिज डेथ, इस एल्डेस्ट सन की डेथ के बाद वो जो इंटरेस्ट है फॉर द बेनिफिट, अब वो किसके पास चला जाएगा, सेकंड सन के पास। तो यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया है किसके बेनिफिट के लिए, एल्डेस्ट सन के बेनिफिट के लिए, इट विल नॉट टेक इफेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों इफेक्ट में नहीं आ रहा, बिकॉज इट वॉज नॉट क्रिएटेड एब्सोल्यूटली। यहाँ पर क्या है, इट इज फॉर लाइफ, पार्शियल इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये इफेक्ट में नहीं आएगा। इट इज नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 13। सो आई होप आपको इलस्ट्रेशन समझ आया होगा। सो लाइफ इंटरेस्ट, अगर आपको लिखना है कि लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसका मतलब वही होता है कि एक पर्सन है हु विल बी होल्डिंग द प्रॉपर्टी, एंजॉइंग द प्रॉपर्टी टिल द बर्थ ऑफ द फाइनल बेनिफिशियरी। It is also pertinent to note that the unborn person should come into existence
बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी। यहाँ पे गाइस सेम लॉजिक लगेगा, अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ओनरलेस। अब पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं कि अगर सपोज करो अनबॉर्न पर्सन का बर्थ नहीं हुआ और प्रायर इंटरेस्ट लाइफ होल्डर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा। तो सपोज he is the owner of the property, he has created a life interest in favor of B, and ultimately the property will be going to C who is an unborn person। तो सपोज करो अभी he is not born, इनका बर्थ नहीं हुआ, एंड लाइफ इंटरेस्ट जो B के क्रिएट में हुआ था, लाइफ इंटरेस्ट होल्डर B, he dies before the birth of C, C के पैदा होने से पहले ही B की डेथ हो जाएगी। तो उस केस में प्रॉपर्टी विल रिवर्ट टू A if he is alive, and if he is not alive then to his legal representatives, because a property cannot be ownerless, प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं हो सकती। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यू कैन टेक डाउन द पॉइंटर्स फ्रॉम हेयर फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव। प्री के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो। अब चलते हैं लैंडमार्क केस पर, गिरजेश दत्त वर्सेस दातादीन। दिस इज द लैंडमार्क केस ऑन द पॉइंट। सो आपका आंसर ही नहीं कंप्लीट होगा अगर आप इस केस को नहीं लिखेंगे। अगर आपको प्री में आता है गिरजेश दत्त वर्सेस दातादीन, इट इज अ लैंडमार्क अथॉरिटी ऑन, व्हाट इज द आंसर, सेक्शन नंबर 13 टीपीए। A made a gift of her properties to her nephew's daughter D. A ने एक गिफ्ट डीड बनाई किसके फेवर में, सपोज ये इनके नेफ्यू है और ये इनकी डॉटर है D। तो A created a gift deed of her properties to her nephew's daughter D for life, for life। तो पहले यहीं तक देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, एक लाइफ इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो डी के फेवर में, तो डी अलाइव है, ऐसा हो सकता है बिकॉज डी वो जिंदा है, शी इज अ लिविंग पर्सन, तो ये हो सकता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन एब्सोल्युटली टू डीज मेल्स डिसेंडेंट। तो अब क्या हुआ, अब हम आ चुके हैं अनबॉर्न पर्सन पर। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसके बाद प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली चली जाएगी डी के किसको, मेल डिसेंडेंट को, मेल डिसेंडेंट को, इफ शी शुड हैव एनी, अगर होगा तो, बट इफ नॉट, अगर नहीं होता है, देन टू डीज डॉटर, फिर किसको जाएगी, अभी मेल डिसेंडेंट को जाएगी, बट अगर मेल डिसेंडेंट नहीं होता, अगर मेल नहीं होता, मेल चाइल्ड नहीं होता, देन टू द गर्ल चाइल्ड, फिर डॉटर को चली जाएगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, विदाउट द पावर टू एलिनिएट द प्रॉपर्टी। क्या ये ट्रांसफर एब्सोल्यूट है, आंसर इज नो, ये ट्रांसफर एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब उन्होंने कहा कि मेल डिसेंडेंट को एब्सोल्यूटली प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये भी ठीक था। बट ये जो कंडीशन लगाया कि जो डॉटर है, किसकी डॉटर, डी की डॉटर, उसको पावर नहीं होगी टू एलिनिएट दी प्रॉपर्टी, यहाँ पर सारी बात खराब हो जाती है। तो दिस इंटरेस्ट इट विल नॉट क्रिएट। आगे फिर बोलते हैं कि अगर डी डाइज इशूलेस, अगर उन्हें कोई भी चाइल्ड नहीं होता, देन प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ए के नेफ्यू को यानी कि एन को, और डी डाइज विदाउट इशूलेस। अब देख लेते हैं व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस। तो अगर आपको चार्ट ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो हम इसको फिर से बनाते हैं कि सपोज कीजिए दिस इज ए, दिस इज एन नेफ्यू, and this is the daughter of the nephew, and this is the male child of the daughter, and this is the female child of the daughter। तो ये इतने लोग हैं हमारी ट्रांजैक्शन में। तो अब यहाँ पे द गिफ्ट टू डी इज वैलिड, जो यहाँ पर ए से डी को गिफ्ट जा रहा है ये तो वैलिड होगा। और क्यों वैलिड होगा, क्योंकि डी इज अ लिविंग पर्सन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि डी से जाएगा एमडी को, मेल डिसेंडेंट को एब्सोल्युटली। तो अगर एमडी पैदा हो जाता और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
फिर इन्होंने कहा कि उसी सेम ट्रांजैक्शन में उन्होंने बोला कि इफ डीडी, इफ देयर इज अ फीमेल चाइल्ड, तो उनको जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा कैसा, लाइफ इंटरेस्ट। शी विल नॉट बी हैविंग द पावर टू एलिनिएट, उनके पास एलिनिएट करने की प्रॉपर्टी को पावर नहीं होगी, विच इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो यहाँ पे ये हिट कर जाएगा by section number 13, क्योंकि it is one of the requirement of section number 13 कि transfer should be an absolute transfer, transfer एक absolute transfer होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जा रहा था, it will not be a valid transfer। अब चलते हैं कि क्या अब यहाँ पे ये इशूलेस थी, डी को कोई चाइल्ड नहीं हुआ। अब हमें इफेक्ट देना पड़ेगा कि क्या एन को प्रॉपर्टी जाएगी। इसके लिए वी हैव टू इंटरलिंक सेक्शन नंबर 16 ऑफ टीपीए, जो कि कहता है कि अगर सेक्शन नंबर 13 एंड 14 अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको काट देते हैं। अगर सेक्शन नंबर 13 की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस सेम ट्रांसफर में एक सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट अगर क्रिएट होता है, तो अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल करेगा तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट विल ऑल्सो फेल, वो भी फेल कर जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रायर इंटरेस्ट था डीडी का, वो यहाँ पे फेल कर गया, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑफ द नेफ्यू, दैट इज अ सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट consequent upon this transfer, that is to DD, that will also fail, वो भी फेल कर जाएगा as per the requirement of section number 16. So whereby reason of any rules contained in section 13, an interest created for a benefit of a person or class of person fails in regard to such person, any interest created in the same transaction and intended to take effect upon the failure of the prior transaction, prior interest, the subsequent interest will also fail. So that is how you will be connecting section number 13 when you will be writing upon Girjesh Dutt. So I hope आपको सारी चीजें समझ आई होंगी. Thank you so much. Also like the video and comment. Also comment if you want video on any particular topic of any other subject like criminal law. Thank you so much. Stay tuned. Bye. Take care.